संसद में संविधान पर चर्चा चल रही है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी हैं। संविधान पे चर्चा की अगर बात की जाए तो लोकसभा में भी चर्चा हुई और बात इमरजेंसी तक गई। अठावले जी, प्रधानमंत्री ने तमाम आरोप लगाए कि 55 साल तक जिस परिवार ने किया, उन्होंने कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान नहीं किया, ना ही उनके चित्र लगने दिए संसद में, और तमाम बातें, आरोप प्रत्यारोप लगाए। मुझे लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कांग्रेस पर आरोप लगाए, बात सही है कि इसी कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को 1952 का जो पहला चुनाव हुआ था उसमें मुंबई के लोकरोग क्षेत्र से उनको हराया था। उसके बाद 1954 में भंडारा से बाबा साहब ने चुनाव लड़ा था। नागपुर के पास जिला है, वहाँ भी बाबा साहब अम्बेडकर जी को कांग्रेस पार्टी ने हराया था। और कांग्रेस पार्टी लगातार बाबा साहब का नाम तो लेती है। संविधान का किताब तो राहुल गांधी हमेशा दिखाते हैं, लेकिन संविधान के अंदर के पन्नों पर उनका ध्यान नहीं है। और जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो प्रतिमा है सेंट्रल हॉल में नहीं लगाई थी, बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न देने का उनको याद नहीं आया था। और इसी तरह कांग्रेस पार्टी दलितों को मिसगाइड करती रही। दलितों का वोट पाने के लिए हमेशा बीजेपी के खिलाफ बातें करती रही। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी आरोप लगाए हैं कि 55 साल में कांग्रेस पार्टी ने देश का पूरा सत्यानाश कर दिया है। कांग्रेस गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबों को हटाया, गरीबी हटा ही नहीं। देश में इमरजेंसी लगाकर संविधान को की ध्वजा उड़ाने का काम किया था। और उसी तरह कांग्रेस पार्टी खाली बैकमेल करने का काम करती है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो की यात्रा निकाली, लेकिन वो भारत जोड़ो के लिए नहीं थी, भारत तो तोड़ो के लिए थी। और देश के संविधान ने हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसी हो, सभी लोगों को समान न्याय देने की भूमिका रखी है। तो इसीलिए माननीय मोदी साहब ने जो आरोप लगाए सही है। और कांग्रेस पार्टी एक नंबर की संविधान विरोधी पार्टी है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि जिन्होंने संविधान को जलाया था वो संविधान पर चर्चा कर रहे हैं, वो संविधान की बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि संविधान किसने नहीं जलाया है। संविधान जलाने का विषय आता नहीं है। जो संविधान जलाएगा वो खुद जल जाएगा। संविधान को बदनाम जो करेगा वो खुद बदनाम हो जाएगा। संविधान का पन्ना जो फाड़ देगा वो खुद फट जाएगा। तो संविधान को बदलने का विषय बिल्कुल आता नहीं है। संविधान तो मतलब बहुत ही ताकतवर संविधान है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। जिस तरह मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी संविधान बदल रही है, क्या संविधान बदल रही है? कांग्रेस पार्टी ने ये सब गड़बड़ी की है। और संविधान के बारे में जो चर्चा चल रही है, ये चर्चा में खाली आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय संविधान का जो ढांचा है, संविधान का जो मुख्य उद्देश्य है, हमारी एकता, अखंडता, उसको ध्यान में रखकर सभी लोगों ने भाषण करना चाहिए। लेकिन आरोप लगाने का काम ये लोग करते रहते, इसीलिए मोदी जी को रिप्लाई देना पड़ता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि संविधान हमारे लिए पवित्र है। अपने धर्मग्रंथ से भी सभी लोगों के लिए पवित्र एक हमारा ग्रंथ है और उसका आदर होना चाहिए और संविधान का भारत खड़ा करना चाहिए। लेकिन संविधान पर चर्चा के दौरान संविधान छोड़कर अगर बात की जाए तो इमरजेंसी की बात हो रही है, या फिर संभल की बात हो रही है, मणिपुर की बात हो रही है, तमाम मुद्दों पर बात हो रही है, लेकिन संविधान जो बेसिक मुद्दा था उस पर कोई भी पार्टी चर्चा करने को बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रही। मुझे लगता है कि ये बात सही है कि खाली आरोप और प्रत्यारोप लगाने में ही मतलब ज्यादा चर्चा हो रही है। तो इसीलिए विपक्षी दलों का रवैया ठीक नहीं है। विपक्षी दल जानबूझकर संविधान की बातों को छोड़कर संविधान के आर्टिकल्स क्या है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है, इसमें और क्या संशोधन करने की आवश्यकता है, क्या नए कानून बनने की आवश्यकता है। संविधान पर चर्चा का मतलब यह है कि संविधान कैसा और भी मजबूत हो सकता है। संविधान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। तो इसीलिए आपने जो मुझे सवाल किया, बात सही है कि चर्चा भटकती रही है और संविधान को छोड़कर अलग विषय पर ही ज़्यादा चर्चा हो रही है। अठावले जी, आप भी महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र में सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है और उसमें एनडीए ने एक बात का ध्यान रखा है कि जातिगत समीकरण को सामंजस्य दिया गया है। इसे कैसे देखते हैं मंत्रिमंडल के विस्तार को? हाँ, जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है ये सभी जाति को, सभी वर्गों को न्याय देने का काम हुआ है और सभी लोगों को न्याय दिया है। लेकिन आरपीआई को न्याय नहीं मिला है। आरपीआई का एक मंत्री करने का वादा देवेंद्र फडणवीस ने किया था,
और इस चुनाव में तो दलितों का वोट भारी संख्या में बीजेपी को और महायुति को मिला था। उसके बावजूद भी रिपब्लिकन पार्टी को निगलेक्ट कर दिया है, रिपब्लिकन पार्टी को अलग रखा है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया जी की पार्टी है, वहाँ मतलब निषाद जी की पार्टी है, राजभर जी की पार्टी है, उनको वहाँ स्थान दिया जाता है। लेकिन मेरे पार्टी को, मुझे अकेले को यहाँ मंत्री बनाया है। लेकिन जिस कार्यकर्ताओं ने मुझे दिल्ली तक भेजा है, जो कार्यकर्ता मेरे साथ जिंदगी भर हमेशा रहे हैं, उन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो क्या फायदा है फिर। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आरपीआई की तरफ ध्यान नहीं है। और मैं माननीय अमित शाह साहब को मिलने वाला हूँ, और देवेंद्र फडणवीस जी ने हमको शब्द दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उस शब्द को मतलब उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। और अभी एक मंत्री पद बाकी है, तो उसमें तो रिपब्लिकन पार्टी को लेना चाहिए। इसी तरह की हमारी मांग है। क्या आपने भाजपा के आला कमान से या फिर एनडीए के नेताओं से इस संबंध में बात की अभी तक? हाँ, मैंने देवेंद्र फडणवीस जी का मुख्यमंत्री पद का शपथ होने के बाद मैं माननीय अमित शाह साहब और जेपी नड्डा साहब को मिला था, और उनको हमने बताया था कि भाई रिपब्लिकन पार्टी का, दलितों का, अम्बेडकराइट लोगों का वोट वो ताकत से अपने महायुति को मिला है। और इस जीत में सभी वोटर्स का तो अभिनंदन ही है, लेकिन दलित वोटर्स ने भारी संख्या में हमारे महायुति को सपोर्ट किया है। इसीलिए इतनी सीटें अपनी चुनकर आई है। इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी मेरी गांव-गांव में, तहसील में, जिले में मेरी पार्टी काम करती है। और मेरे पार्टी के तरफ ध्यान नहीं देना ये अच्छी बात नहीं है। तो क्या अठावले जी, हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल से आरपीआई नाराज है या अठावले जी नाराज है? हाँ, मतलब महाराष्ट्र में आरपीआई को कोई मंत्री पद की संधि नहीं दिया, इसीलिए मैं भी नाराज हूँ, मेरी पार्टी कार्यकर्ता नाराज है, मेरे समाज के लोग नाराज हैं। और ऐसे नाराजगी रहेगी तो महायुति को नुकसान हो सकता है भविष्य में। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसा करना ठीक नहीं है। महायुति के नेताओं ने और माननीय बीजेपी के हाई कमांड ने भी देवेंद्र फडणवीस को आदेश देना चाहिए कि आरपीआई को मौका मिलना चाहिए। और जब मैं अमित शाह साहब को मिला था, तब उन्होंने बोला था कि देवेंद्र जी से बात करो, तो मैंने बोला था उनके साथ कई बार हमारी बात हुई है। उन्होंने आश्वासन हमें दे दिया है कि जरूर आरपीआई को मौका दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ये बात अच्छी नहीं है। और अगर नहीं मौका दिया गया बावजूद इसके, तो क्या कोई कदम उठाएंगे? हाँ, मतलब अभी कदम उठाने का तो कदम तो उठाएंगे, लेकिन कदम वो उठाएंगे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को मजबूत करेंगे। हम तो मोदी साहब के नेतृत्व में काम करते हैं, सबका साथ विकास की वो बात करते हैं, संविधान मजबूत करने की बात करते हैं, बाबा साहब के अनेक मेमोरियल काम पूरे करते हैं जो कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं हुए थे। तो इसीलिए मतलब मोदी जी के साथ रहने की जिम्मेदारी मेरी है, और मैं वो लगातार मैं उसी को ध्यान में रखकर मेरा मिशन आगे चल रहा है। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों ने मेरे ऊपर अन्याय किया है, और देवेंद्र फडणवीस जी ने हमारे ऊपर अन्याय किया है। उस अन्याय के बारे में जरूर पुनर्विचार होना चाहिए, ये हमारी सूचना है। धन्यवाद ईटीवी भारत से बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी नाराज हैं, लेकिन बगावती तेवर नहीं है, और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री या फिर भाजपा के नेता उनकी बात सुनेंगे, और आरपीआई को भी आगे आने वाले दिनों में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। ईटीवी भारत के लिए कैमरामैन संदीप के साथ अनामिका रत्ना।